नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की यह वीडियो है कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करेंगे हमारे अतीत के छठे अध्याय बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो भारत के इतिहास में पतन की स्थिति को समझने में हमारी मदद करता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में। दोस्तों, जब हमने इस पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है इस अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने जाना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार को छोड़ दिया और भारत की राजनीतिक सत्ता को संभाल लिया और भारत का शासन चलाने लगे। और इसी समय लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सूती कपड़ा और लौह उत्पादन बड़े पैमाने पर उत्पादित होने लगा। और जैसे जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के उपनिवेशीकृत होने की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। अर्थात इंग्लैंड द्वारा दुनिया के अधिकांश देशों को अपना गुलाम बनाया जाने लगा और अपना सूती कपड़ा और लौह उत्पादन से बने सामान को पूरी दुनिया में इंग्लैंड के द्वारा बेचा जाने लगा। और जैसे जैसे भारत में इंग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले सूती कपड़ा और लौह उत्पादन से संबंधित वस्तुओं को बेचा जाने लगा वैसे वैसे भारत के अपने खुद के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। इस प्रक्रिया को भारत के इतिहास में विऔद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्यों आखिर ऐसा हुआ कि भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए और जैसे जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ती गई वैसे वैसे न केवल भारत की बल्कि पूरी यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और न केवल भारत बल्कि दुनिया के अधिकांश देश इंग्लैंड के उपनिवेश बनकर रह गए। तो प्रस्तुत अध्याय में हम दोस्तों इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ कैसे भारत के उद्योग धंधों का नष्ट हुआ और कैसे भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बाजार तैयार हुआ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। अगला जो पॉइंट है वह है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। दोस्तों, इससे पहले कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और भारत में आकर उन्होंने अपना व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उससे पहले भारत के कारीगरों के द्वारा बनाया गया सूती कपड़ा पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता था। यहाँ तक कि जो अंग्रेज थे वो खुद भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे और जो उनके द्वारा व्यापारिक मदद थी वह भारत में बनाया जाने वाला सूती कपड़ा था जो उनके लिए विशेष आकर्षण का कारण था। और इसी सूती कपड़े का व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारी भारत में आए थे। वे भारतीय कपड़ा बुनकरों से और कारीगरों से भारत सूती कपड़ा कम कीमत पर खरीदते थे और उसे न केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में ले जाकर ऊंची कीमतों पर बेचते थे और इस खरीद बिक्री से उनको जो बचत होती थी वही उनका अपना लाभ होता था। और लंबे समय तक इस व्यापारिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने याचक की भूमिका निभाई। याचक का मतलब यह था कि वे भारत के शासकों के दरबार में जाते थे, उनसे व्यापार करने के लिए अनुरोध करते थे और जब उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता था, भारतीय शासकों के द्वारा उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता था, तब जाकर वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। वो इस हैसियत में बिल्कुल नहीं थे कि भारतीय शासकों के सामने अपनी मनमर्जी चला सकें, लेकिन आगे के समय में ऐसा हुआ कि उन्होंने भारतीय शासकों को पूरी तरीके से तटस्थ कर दिया, सत्ता से हटा दिया और खुद अपने निर्णय लेने वाले शासक बन बैठे। भारतीय कपड़ों का दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात जावा, सुमात्रा और पेनांग में तथा मध्य और
पश्चिम एशिया में एक भारी भरकम बाजार था जहां भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े की भारी मात्रा में मांग की जाती थी। और 16वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों द्वारा बनाया गया सूती कपड़ा खरीदना प्रारंभ कर दिया था। और भारतीय बुनकरों की जो यादें हैं, उनके कौशल की यादें हम अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों में आज भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और देखें शब्दों में छिपा इतिहास। दोस्तों आज हम अपनी दैनिक जिंदगी में अलग अलग तरीके के कपड़ों को, परिधानों को पहनते हैं। अनेक अवसरों पर अलग अलग कपड़ों को पहनने का चलन है और इन कपड़ों को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कभी हम खाने के लिए अलग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, सोने के लिए अलग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसी वैवाहिक या अन्य अवसर पर शामिल होने के लिए हम अलग तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर इन कपड़ों को, इन परिधानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसी तरीके से अंग्रेज तथा अन्य यूरोपीय व्यापारी भी भारतीय कपड़ों को अलग अलग नामों से पुकारते थे और अक्सर वे किसी कपड़े का नामकरण उस स्थान के आधार पर करते थे जिस स्थान पर उन्होंने उस कपड़े को पहली बार देखा होता था। उदाहरण के लिए दोस्तों, यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के शहर मोसुल में देखा था और इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी सूती प्रकार के सूती कपड़ों के लिए मसलिन अर्थात मलमल शब्द का इस्तेमाल करते थे और जल्द ही यह शब्द मलमल या मसलिन बहुत लोकप्रिय हो गया था, प्रचलित हो गया था। इसी तरह पुर्तगालियों ने कालीकट में जो सूती कपड़ा देखा था सबसे पहले, उसे उन्होंने कैलिको नाम से पुकारा और बाद में सभी प्रकार के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा था। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारतीय कपड़ों का जो नामकरण किया गया वो इस आधार पर किया गया कि उन्होंने उस कपड़े को पहली बार किस स्थान पर देखा था। जिस स्थान पर उन्होंने भारतीय कपड़ों को देखा होता था उसी आधार पर वे भारतीय कपड़ों का नामकरण कर देते थे। दोस्तों हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों का लिखित रिकॉर्ड रखा करते थे और इन लिखित रिकॉर्ड्स को अक्सर बड़े ही संजो कर रखा जाता था। कपड़ों से संबंधित उन्होंने जो अपने लिखित रिकॉर्ड रखे उन्हें बही खाता कहा जाता था। इन बही खातों में हम एक ही कपड़े को के अलग अलग किस्मों का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक बही खातों का अध्ययन करें तो उसमें सूती और रेशमी कपड़ों के 98 किस्मों का उल्लेख मिलता है। 98 किस्म के सूती और रेशमी कपड़ों का उल्लेख हम देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक बही खातों में यदि हम इनका अध्ययन करें तो। यूरोपीय व्यापारी इन किस्मों को पीस गुड्स कहा करते थे। आमतौर पर यह होता था कि एक पीस गुड में एक जो पीस गुड होता था वो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा हुआ थान होता था। दोस्तों यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कपड़े का बही खाता है जिसमें हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कपड़े थे उनको किस किस नामों से पुकारा जाता था। इस तरीके के बही खाते या ऑर्डर ईस्ट इंडिया कंपनी के वो व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता की फैक्ट्री के मैनेजर को भेजते थे जो देश के अलग अलग भागों में व्यापार करने के लिए स्थापित हुए थे। यह चित्र पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 67 पर दिया गया है जिसमें आप इस बही खाते को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बही खातों का क्या स्थान था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों में। दोस्तों यदि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक बही खातों का अध्ययन करें तो इन व्यापारिक बही खातों में जो भारतीय कपड़ों के लिए नामों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा लगता है कि वे नाम भारतीय नामों का इंग्लिश वर्जन है, यानी कि हिंदी में जो शब्द प्रचलित थे उनको अंग्रेजों ने हिंदी के रूप में ही जो का तो इंग्लिश में इस्तेमाल किया है। इसके कारण उच्चारण में जो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता था उसके कारण अंग्रेजी के शब्दों का निर्माण होता था। उदाहरण के लिए हम बारीक रंग बिरंगी फूल पत्तियों के छापों वाले कपड़ों के लिए छीट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बही खातों में इसके लिए शिंट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि हम इन दोनों शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जो छींट शब्द है वो हिंदी भाषा के छीट शब्द से ही निकला है।
हम पाते हैं कि 1680 के दशक तक आते आते इस प्रकार के सिंट जो कपड़े थे उनका इंग्लैंड में बहुत प्रचलन हो चुका था, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी थी और इंग्लैंड के विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों, यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी इस प्रकार के कपड़ों को पहनना अपनी शान और शौकत की निशानी मानती थी। दोस्तों, इसी प्रकार का एक अन्य शब्द है बंडाना, जो भारतीय शब्द बांधना से निकला है। यह बंडाना एक किस्म का गुलबंद होता था जिसका प्रयोग जिसमें चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था और अक्सर इस बंडाना कपड़े का इस्तेमाल सिर पर पहनने के लिए किया जाता था। आज भी इस श्रेणी की अनेक कपड़ों का निर्माण हम बाजार में होता है और हम इनको बाजारों में आसानी से देख सकते हैं। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो खासतौर पर बांधने और रंग साजी के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक बही खातों में दूसरी किस्म के कपड़ों का भी उल्लेख मिलता है और इनका नाम अक्सर उन स्थानों से जुड़ा होता था जहां इनका उत्पादन किया जाता था, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता और ओडिशा आदि। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक बही खातों में इस तरीके के नामों का प्रचलन यह दिखाता है कि भारत के बाजारों में उत्पादित किया जाने वाला कपड़ा अपना कितना विशेष महत्व रखता था और पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान पाकर कितना मशहूर हो गया था भारत का कपड़ा। इन नामों के आधार पर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक से संबंधित यह था हमारे अध्याय का पहला वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।